नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम रियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं हिंदी प्रथम का पाठ 11 राजा और नाविक, जो कि एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी में हम देखेंगे कि हमें दूसरे के कार्य को श्रेष्ठ व सुखों से परिपूर्ण मानना उचित नहीं होता और दूसरे के कार्यों को देखकर अपने कार्य को हमें कमतर नहीं समझना चाहिए, यानी कि कम नहीं समझना चाहिए। दिए गए चित्र को देखकर सड़क के इस पार तथा उस पार के दृश्यों में अंतर समझिए और इस पर अपने विचार बताइए। यहाँ एक जूतों का अस्पताल है, यानी कि मोची काम कर रहा है और दूसरी तरफ क्या है, अस्पताल का चित्र दे रखा है। कोई भी कार्य छोटा हो या बड़ा नहीं होता, समाज में हर कार्य का अपना महत्व होता है, चाहे वो जूते बनाने का काम हो एक या फिर कोई बड़ा हॉस्पिटल हो। अगर हमारे जूते ठीक नहीं होंगे तो हम उन्हें पहनकर कैसे चल पाएंगे, और अगर बिना जूते चप्पल के हम चलेंगे तो हमारे पैरों में कितनी चोट लगेगी। बच्चों, इसी विषय से जुड़े प्रश्न हम आपसे बातचीत करेंगे और आगे के अध्याय में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले पेज पे। अगले पेज को स्टार्ट करने से पहले हम इसके जो शब्दार्थ है उनको देख लेंगे। शब्दार्थ में हमारे पास है टापू। टापू किसे कहते हैं? चारों ओर पानी से जो घिरा हुआ स्थल होता है उसे टापू कहते हैं। जैसे कि हमें चित्र में दिखा रखा है नौका विहार, यानी कि नाव की सैर करना। विहार का अर्थ होता है सैर करना और नौका का अर्थ होता है नाव। निश्चय यानी कि पक्का इरादा, नौका यानी कि नाव। हामी भरी यानी कि समर्थन किया, हामी भरी यानी कि समर्थन किया। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र असम की प्रसिद्ध नदी थी। कहाँ की थी? असम की। वर्ष भर इस नदी में जल रहता था। नदी के बीच में कई टापू थे। टापू मैंने आपको बताया जो पानी से घिरा हुआ स्थान होता है उसे टापू बोलते हैं, जिनमें कई वृक्ष हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ अभयपुरी नाम का एक छोटा सा शहर है। बात उस समय की है जब अभयपुरी में राजा अजीत नारायण राज्य करते थे। कौन से राजा थे? अजीत नारायण। और कौन सी नगरी थी? अभयपुरी। वे बड़े ही बुद्धिमान थे। राजा अजीत नारायण को शिकार खेलने तथा नौका विहार करने का बड़ा शौक था। गर्मी का मौसम था। एक दिन राजा ने नौका विहार यानी कि नाव पे घूमने का कार्य करने का निश्चय किया, इरादा किया। दोपहर के भोजन के बाद मंत्रियों के साथ ब्रह्मपुत्र नदी के एक टापू पर जाने का विचार किया। राजा एक सजी हुई नौका यानी कि नाव पर सवार हो गया, बैठ गया। राजा के 5-6 मंत्री एक अन्य सजी हुई नौका पर सवार हो गए। एक नाव पर तो राजा बैठ गया और दूसरी नाव पर उसके साथ जो 5-6 मंत्री थे वो बैठ गए। दोनों नौकाएं धीरे धीरे चलने लगी। उस समय ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। राजा आंखें बंद किए लेटे हुए थे। राजा को सोया हुआ जानकर नाविक आपस में बातें करने लगे। एक नाविक ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए दूसरे नाविक से कहा, देखो कैसा न्याय है, हम धूप में पसीना बहा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, और देखो उस नाव में मंत्रीगण कैसे आराम से लेटे हुए। वे भी हमारी तरह ही मनुष्य हैं। लेकिन दूसरे नाविक ने भी हामी भरी। उसने भी उसके हाँ में हाँ सहमति भरते हुए कहा। राजा आंखें बंद किए हुए, लेकिन वे सोए हुए नहीं थे, उन्होंने सिर्फ आंखें बंद कर रखी थी। लेकिन जो नाविक थे वो सोच रहे थे कि राजा जो है सो रहा है। उन्होंने नाविकों की बातें सुनी, लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप लेटे रहे। थोड़ी ही दूरी पर एक टापू दिखाई दे रहा था। राजा ने नाव टापू के किनारे लगाने का आदेश दिया। दोनों नावें टापू के किनारे आकर ठहर गई। राजा नाव से उतरकर टापू के किनारे किनारे टहलने लगा। थके हारे नाविक भी खा पीकर इधर उधर लेट गए। कुछ ही दूर पर एक मंदिर दिखाई दे रहा था। अचानक राजा को लगा कि मंदिर के निकट से कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है मानो कोई रो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम कहानी में। देखो हमें चित्र में दिखा रखा है कि किस तरीके से नाविक जो है नाव चलाने का कार्य कर रहे हैं और राजा जो है वो आराम से आंखें बंद करके लेटा हुआ है और दूसरी नाव में मंत्रीगण बैठे हैं और जो नाविक है वो नाव चलाने का कार्य कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे बढ़ने से पहले हम फिर से इस पेज के शब्दार्थ कर लेंगे। सबसे पहले हमें बताया है चढ़ाई। चढ़ाई का अर्थ होता है सामान्य से ऊंची जगह, जैसे हमें चित्र में दिखा रखा है। उल्टे पांव भागा यानी कि तुरंत लौट जाना। आज्ञा, आज्ञा का अर्थ होता है आदेश।
पीछे हमने देखा था कि किस तरीके से राजा जो है उसे एक मंदिर की तरफ से आवाज आ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई वहां पर रो रहा है। राजा ने तुरंत एक नाविक को बुलाकर कहा, नाविक जरा जाकर देखकर आओ कि ये आवाजें किसकी है। नाविक जो है राजा की आज्ञा पाकर तुरंत मंदिर की तरफ भागा। टापू पर काफी चढ़ाई थी, वो जिस टापू पर गया मंदिर की तरफ, वहां पर काफी चढ़ाई थी, यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ने की जगह थी। वह चढ़ते हुए हांफने लगा और कुछ देर बाद नाविक लौट आया। राजा ने पूछा, कैसी आवाजें आ रही थी नाविक, और वहां कौन था। कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले रो रहे थे राजन। नाविक ने क्या उत्तर दिया था कि जो कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले हैं वो वहां पे थे और वो रो रहे थे। कितने पिल्ले हैं, नाविक से राजा ने पूछा। नाविक चुप रहा क्योंकि उसने उनकी गिनती नहीं की थी। वह उल्टे पांव भागा। अब हमने उल्टे पांव भागा का क्या अर्थ देखा था, तुरंत लौट जाना, क्योंकि उसने गिना नहीं था ना, इसलिए वो तुरंत लौट गया, उसी टाइम वापस चला गया। दौड़ते हाफते हुए वापस आकर बोला, महाराज 5 पिल्ले हैं। राजा ने नाविक से फिर पूछा, उनमें से कितने मादा हैं और कितने नर हैं, मतलब लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। नाविक फिर चकराया क्योंकि उसने तो ये जानने की कोशिश ही नहीं की थी। वह फिर मंदिर तक दौड़ता हुआ गया और थोड़ी देर बाद लौटता हुआ हाफते हुए बोला, महाराज 2 नर हैं, यानी कि 2 लड़के हैं, और 3 मादा है, यानी कि 3 लड़कियां हैं। राजा ने फिर पूछा, नाविक पिल्ले किस रंग के थे, किस रंग के हैं, काले, सफेद या भूरे रंग के। नाविक मुसीबत में पड़ गया, उसने तो उसका ध्यान ही नहीं रखा था। अब राजा ने पूछा, है तो बताना ही होगा। नाविक ने क्या सोचा, अब राजा पूछ रहा तो बताना ही होगा। यह सोचकर वह चौथी बार भागता हुआ मंदिर के पास गया और आकर बोला, महाराज 2 काले रंग के हैं और 3 भूरे रंग के। राजा ने अब नाविक से कुछ ना पूछा। नाविक ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। मंदिर तक जाते, अब उसने धन्यवाद क्यों दिया था नाविक ने, क्योंकि राजा के जो प्रश्न थे वो खत्म हो गए थे और उसे 5वीं बार मंदिर की तरफ नहीं जाना पड़ा था। मंदिर तक जाते और आते उसकी हालत खराब हो गई थी। राजा नाविक की हालत देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने ये जानबूझ के किया था। अब उन्होंने अपने मंत्रियों में से एक मंत्री को इशारे से अपने पास बुलाया और बोले, मंदिर के निकट से कुछ आवाजें आ रही है, जरा इनके बारे में पता लगा कर आइए। मंत्री जो है राजा की आज्ञा पाकर मंदिर की तरफ चल दिए और थोड़ी देर बाद लौटे। चलते हैं अगले पेज की ओर। अगले पेज पर हमें बता रखा है इस कहानी का और कि आगे क्या हुआ था। आए और बोले, महाराज मंदिर के पीछे कुत्ते के पिल्ले आपस में लड़ झगड़ रो रहे हैं, ये उनकी ही आवाजें हैं। महाराज ने पूछा, राजा ने पूछा, कितने पिल्ले हैं। मंत्री ने झट से उत्तर दे दिया, 5। उनमें से कितने नर और कितने मादा हैं, राजा ने पूछा। फिर मंत्री ने कहा, 2 नर हैं, 3 मादा है महाराज। वे किस रंग के पिल्ले हैं, मंत्री से पूछा राजा ने। फिर उसने कहा, महाराज 2 काले रंग के हैं, 3 भूरे रंग के हैं, लेकिन उनकी माँ का रंग काला है। ये इस मंदिर के पुजारी के पालतू कुत्ते के पिल्ले हैं। मंत्री ने कहा, देखा आपने, मंत्री ने हर एक प्रश्न का जवाब दिया, उसे बार बार भाग भाग के ये सब जानने की जरूरत नहीं थी। मंत्री से सभी प्रश्नों के सही उत्तर सुनने के बाद राजा ने नाविक की ओर देखकर कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तुम 4 बार मंदिर तक गए, कितना परिश्रम करना पड़ा, ठीक है ना। और देखो मंत्री जी एक ही बार में जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर ली। अब समझे कि सभी मनुष्य होते हुए भी एक समान नहीं होते हैं। कोई शारीरिक परिश्रम कर सकता है तो कोई मानसिक। सबकी बुद्धि एक समान नहीं होती है, इसीलिए कोई मंत्री बनता है तो कोई नाविक। हर किसी के कार्य का अपना अपना महत्व होता है। जिस तरह तुम मंत्री जी का कार्य नहीं कर सकते, उसी तरह मंत्री जी भी तुम्हारी तरह परिश्रम नहीं कर सकते। इसमें न्याय अन्याय वाली कोई बात नहीं है।
नाविक को अपनी सारी बात जो है समझ में आ गई थी, उसने सिर झुका लिया था। आपने चित्र में देखा होगा किस तरीके से नाविक जो है राजा के सामने सर झुका के खड़ा है। कितने अच्छे ढंग से राजा ने उसे समझाया कि आप जो नाविक का कार्य कर रहे हो वो छोटा नहीं है, आप मंत्री के कार्य को देख करके खुश हो रहे हो, जबकि मंत्री में अपना दिमाग है, मानसिक शक्ति है, जिसकी वजह से उसे सभी प्रश्नों के उत्तर पहले से ही तैयार करके रखे थे। उसे भाग भाग का परिश्रम करके राजा के प्रश्नों के उत्तर देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वही जो नाविक का कार्य है वो भी कोई आसान नहीं है। जिस तरीके से वो परिश्रम करता है उस तरीके से परिश्रम वो जो मंत्रीगण है वो नहीं कर सकते हैं। तो आपने क्या समझा इस कहानी से? कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, सब अपने अपने कार्य में अच्छे होते हैं। तो हमें भी हर एक कार्य को करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले उसे छोटा और बड़ा या कमतर नहीं आंकना चाहिए। ये हो गया है बच्चों हमारे अध्याय कंप्लीट। अब आपको क्या करना है? खुद से इस अध्याय की रीडिंग करनी है। अगली कक्षा में हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज और कॉपी पार्ट।